देखिए ऐसा है, जब कोई चीज, अभी इन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग को वो आपने न्यूज बताई कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अच्छा रिमार्क किया है और एक किताब भी पब्लिश हुई, आपको दूंगा पढ़ने के लिए, मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। इनकी बात को मैं थोड़ा और बड़े लेवल पे, एडवांस लेवल पे कर रहा हूँ। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि व्हेन अ जज हियरिंग अ ट्रायल, यानी किसी केस की सुनवाई कर रहा हो तो ट्रायल सुन रहा है, तो उसके आगे कहते हैं कि व्हेन अ जज हियरिंग अ ट्रायल, जज इज ऑलवेज अंडर ट्रायल। नहीं समझे? वे जज जो है वो केस को जुडिकेट कर रहा है, सुन रहा है, तो यानी ट्रायल सुन रहा है, लेकिन जो वकील वहां पे बैठे हुए हैं, जो लायर कोर्ट रूम में बैठे होंगे, दे आर जजिंग द जज, यानी लायर्स जो केस सुन रहे हैं। एक तो हो गया कि पोडियम पे बैठा हुआ आदमी आर्गुमेंट कर रहा है, एक आदमी है जो उनकी बात को सुन रहा है, एक आदमी है जो वहां पे 20-25 वकील बैठे होते हैं अलग अलग सीटों पे, जैसे अपने हाई कोर्ट में। मान लीजिए एक आदमी पोडियम पे राइट साइड, एक साइड लेफ्ट साइड, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट और जज, ये तीन ही लोग तो हुए। पर जो जज साहब कह रहे हैं वो सुन रहे हैं दोनों लोगों को, जिस केस को सुन रहे हैं उस केस का ट्रायल कर, यही ना। बट जो लोग जज साहब और वकील साहब की बात को सुन रहे हैं, दे आर आल्सो जजिंग द जज, कि जज क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरफ जाएगा, या कैसे करेंगे, किस तरफ करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो जज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। और अभी इन्होंने कहा कि मीडिया में वो बात आ गई, इसलिए पूरे दिल्ली के कुत्तों को हटाने के बाद। तो अब इसके इम्पैक्ट को समझिए कि जब एक जज ट्रायल कर रहा होता है तो वो भी खुद अंडर ट्रायल होता है, यानी जज जब जजिंग करता है तो उसके जजमेंट को भी और उसके जजमेंट डिक्टेटिंग के सिस्टम को भी जो लायर वहां बैठे रहते हैं वो जज करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि व्हेन अ जज इज हियरिंग अ ट्रायल, द जज इज ऑलवेज अंडर ट्रायल, यानी जब जब वो ट्रायल करने के लिए, सुनने के लिए बैठता है, तब वो खुद अंडर ट्रायल होता है। वो केस को जज करता है और दुनिया उसको जज करती है। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल। इसका मतलब यह है कि उनके जजमेंट पब्लिक में क्रिटिसाइज हो, तो वो भी तो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो एक ट्रायल पूरा हो जाएगा, एक ट्रायल हमेशा चलता रहेगा। तो कोई भी जज ये नहीं कह सकता है कि वो अंडर ट्रायल नहीं है। जैसे ही आप अच्छा जजमेंट नहीं देंगे, अब वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में जजमेंट छपते नहीं थे, जिस दौर में जजमेंट क्रिटिसाइज नहीं होते थे, जिस दौर में, देखिए, लिबर्टी कहते हैं कि अब इन्फ्रिंज है, मीडिया नहीं छाप रही, लेकिन आप देखिए कि कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे लोग अपनी अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। एकाध लोगों पे केस होता है,
एकाध लोगों पे जो रिमार्क होता है उस पे केस होता है। 99% लोगों की ओपिनियन जो शेयर की हुई होती है उस पे कोई केस न दर्ज होता है और न दर्ज किए जाते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो तो उस ओपिनियन पे कभी भी मुकदमा मुझे नहीं लगता है कि दर्ज होता है। कपिल सिब्बल साहब डेली बैठ करके दिल से कितनी बात कहते हैं। पंजाब और हरियाणा के बार एसोसिएशन को देखिए, जब जब वहां पे डिग्री बढ़ती है, बहुत पुरानी परंपरा है, वो लोग ओथ दिलाते हैं, वहां पे जजेस बुलाते हैं। कभी उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पंजाब बार एसोसिएशन को अलग अलग जज आते हैं, अलग अलग लोग उस पे आते हैं जूरिस्ट, और नए लड़कों को एडवाइस करते हैं और डिग्री बांटते हैं। यूपी में ये परंपरा नहीं है। आप बॉम्बे बार एसोसिएशन को देखिए, यूनिक बार एसोसिएशन है जो नए लड़कों को ट्रायल के लिए बताते हैं, कैसे करना है वो बताते हैं, और जब डिग्री देते हैं तो उस डिग्री की इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमारे यहाँ है बार काउंसिल ऑफ यूपी में, डाक से पहुंच जाएगी, अपने मने बैंड बांध लो, अपने मने सब कर दो। तो हमारे यहाँ मतलब इस प्रोफेशन को ही वो कर रहे हैं ढंग से। बार काउंसिल को चाहिए कि हर कॉलेज और हर उस पे जब उनको मार्कशीट वगैरह जाती है, फिर स्क्रूटनाइज करने के लिए रजिस्ट्रेशन जब कर देते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दीक्षांत समारोह होता है, उसी तरीके से बुला कर करके डिग्री देना चाहिए। और बाकायदा जैसे पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन है स्टेट का, वो लोग इनिशियल गेस्ट बुला करके लेक्चर देते हैं और एक ओथ लेते हैं उनसे। इस तरह की परंपरा होती है। तो जज जब कोई ट्रायल करता है तो वो ऑलवेज ट्रायल में। नॉर्मली सिचुएशन क्या होती है कि जज ये समझते हैं कि दे आर प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज बहुत अच्छी बात है कि नानी दादा की बात को अगर देखें तो पार्लियामेंट को फुल फ्लैश पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, और बाय द गैप ऑफ ईयर्स जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, ये नेचुरल है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि दो तरह का फंडामेंटल राइट, एक नेचुरल फंडामेंटल राइट है और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो फंडामेंटल राइट है। तो कभी कभी किसी चीज को इस तरह से भी समझने की जरूरत है कि जब जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वही प्रोटेक्टर, दे आर पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड। जिस तरह का केस जाएगा उस तरह के वो उस केस को डिसाइड करते हैं। हर केस की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर केस के अपने फैक्ट होते हैं, लेकिन लायर का जो पोजीशन है, ग्रेटर देन अ जज, ग्रेटर देन अ कोर्ट, बजट कि वी आर ऑफ द गेटकीपर ऑफ द फेडरलिज्म एंड वी आर अ गेटकीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कोई बात कोर्ट तक नहीं पहुंचाएंगे या एडवोकेट या लायर या पार्टी इन पर्सन अगर अदालत तक वो बात नहीं पहुंचाती, तो हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अल्टीमेटली इसी लायर ही तो केस को प्रोड्यूस करता है, वरना सो मोटो केस कितने लिए जाते हैं। सो मोटो केस जो है
मेरे हिसाब से श्वेता संज्ञान कोड जो है साल 2 साल में एक आध बार लेती। तो इस तरीके से जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो गेटकीपर के रूप में अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर के रूप में पिक्चर में हीरो और हीरोइन दिखते हैं, रोल दिखता है, बट उसके पीछे जो प्रोड्यूसर होता है मेन कैरेक्टर तो उसका होता है। तो जजेस ओनली आर पासिंग द ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर किसी पे गेट ही ना हो, किसी घर में अगर डोर ना हो तो लाख आप कहते रहिए कि भाई इस रास्ते से ना आइए, इस रास्ते से ना आइए, अल्टीमेट किसी घर में अगर डोर को बंद करने वाला और उसको प्रोटेक्ट करने वाला चौकीदार नहीं होगा तो कैसे वो घर प्रोटेक्ट होगा। तो एक्चुअल में जो एडवोकेसी है और एडवोकेट है, दे आर एक्चुअल प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी इज ओनली टू पासिंग द ऑर्डर whatever advocate has produced before them. Otherwise, इसको मैं क्यों कह रहा हूं? इसको मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पेंडेंसी की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं। एक केस को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सुनेंगे, उसी केस को शॉर्ट करके ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। 100 पेज के जजमेंट लिखाने में टाइम लगता है, फिर उसी को जिस में ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो एक्चुअली टाइम जो बर्बाद किया जाता तो एकेडमिक बहस कर करके उसमें हो जा रही। किसी भी केस के जजमेंट में 2 4 6 पेज का फैक्ट लिखने से ज्यादा अगर लिखते हैं तो समझिए कि वेस्टिंग ऑफ टाइम। उसमें कई केस को जो है सुना जा सकता है और कई लोगों की जो लिबर्टी है, अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के जरिए से कोटेल हो रही तो उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, तो एक हिसाब से गवर्नमेंट खुद जो है वो न्याय देने की तरफ नहीं बढ़ रही। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनली जजेस का अपॉइंटमेंट जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं वैसे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर कंसल्ट कर करके उनकी संख्या बल बढ़ानी चाहिए। अब संख्या बल ना बढ़ाना इट्स मीन्स कि स्टेट जो है, मतलब स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो न्याय से वंचित करने का एक तरीका निकालेगी। और जो जजेस हैं 100 200 300 पेज का जो जजमेंट लिखा रहे हैं, वही काम 2 पेज 4 पेज में हो सकता है और जो टाइम बचेगा वो रिमेनिंग केसेस के लिए हो सकता है। अब देखिए अमेरिकन कोर्ट वगैरह में एक बड़ी अच्छी चीज है कि कितने से कितने बड़ा सीनियर एडवोकेट को 10 मिनट उसका टाइम बाउंड है। पर हमारे यहाँ पे जज और लॉयर दोनों लोग अदालत में सीखते रहे और घंटों महीनों दिन भी केस चल जाए। तो इसलिए पेंडेंसी का एक कारण यह भी है। तो जो इजराइल सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा है कि व्हेन अ जज इज जजिंग एंड हियरिंग एनी ट्रायल, द जज इज ऑलवेज अंडर ट्रायल। बहुत करेक्ट सेंटेंस कि जब आदमी सुनता है तो जो लॉयर बैठे होते हैं वो वकील को भी सुनते हैं और जो जज की क्वेरी होती है वो भी सुनती है। और जज की क्वेरी पे जो बैठे हुए लॉयर हैं सुनने वाले वो तो कुछ कहते नहीं, बट दे आर जजिंग इन देयर माइंड
the lawyer sitting and hearing the case, they are judging the judge. So judge is hearing trial, is always under trial. तो इसलिए लॉयर को भी बहुत लिमिटेड बहस करनी चाहिए, अपने जिस पोजीशन पे जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एक केस में एक डे में 147 केस फ्रेश लगा है और 400 लिस्ट लगी है। एक दिन में 10 बजे कोर्ट बैठेगी, 1 बजे उठ जाए। 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटा इधर 180 मिनट और 2 घंटा उधर 120 मिनट उधर। टोटल कितना हुआ? 180 इधर का, तो टोटल 400 मिनट अगर होंगे, माइनस प्लस 400 मिनट के, तो 400 केसेस सुनने के लिए पर केस को 1 मिनट का टाइम देना चाहिए। और जब एक केस में 1-1 घंटा टाइम देंगे तो रिमेनिंग केस जो है वो अनडिसाइडेड और केप्ट इन पेंडिंग हो जाएगी। तो जो टाइमिंग मैनेजमेंट है उसकी भी प्रॉब्लम है। और बहुत सी कोर्टें 11 बजे 12 बजे ऐसे भी बैठती हैं, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये देखिए, न्याय देना, न्याय को स्थापित करने का, देखिए स्टेट का डेफिनेशन जब हमने ला पढ़ा तो उसमें हमने स्टेट का डेफिनेशन पढ़ा था वेलफेयर स्टेट। अब क्या है? बिजनेस स्टेट। स्टेट भी अपना बिजनेस कर रहे। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जैसे अभी 2-3 जगह पे हमने क्वेरी देखी कोर्ट की, कहते हैं कि PIL में आपने कितना टैक्स लिया, आप कितना टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब है कि इनकम पे टैक्स पे करना। अगर आप इनकम टैक्स को बहुत बारीकी से देखें, मतलब जो मेरा नजरिया है, आई एम नॉट कोटिंग एनी लॉ, कोर्ट भी है तो उसको अनकोट करते हैं, कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट या उससे सब्सिडरीज लॉ है जो अलग और है। बच्चा जब पेट में पैदा होने से पहले एक आदमी की शादी, A B की शादी, मान लीजिए उनको बच्चा 2 साल नहीं पैदा करना या पैदा करना है, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे आ गए कि हाँ बच्चे, तो जिस दिन बच्चा पेट में आता है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज में अल्ट्रासाउंड की शुरुआत हो जाती है। अल्ट्रासाउंड की दुकान पे गए तो वो पैसा एक्चुअली किस पे खर्च हुआ? वो बच्चे पे खर्च हुआ ना। तो 18% जो टैक्स होगा वो किस पे हुआ? बच्चे पे। अल्ट्रासाउंड के बाद में जो दवाएं लगी उस पे GST 18%। बच्चा जो दुनिया में आया नहीं है, he has paid, यानी पैदा होने से लेके और मरने पे जो कफन दफन किया जाता है, दैट इज द पेड सर्विस बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कोर्ट ये कैसे क्वेरी करती है कि आप टैक्स पेयर नहीं, आप टैक्स पेयर नहीं। आप चप्पल की दुकान पे चले जाए, नॉर्मली हर आदमी चप्पल जूता पहनता है, जैसे आप लेने जाते हैं लिखा रहता है MRP इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और जिस पे नहीं लिखा रहता उस पे 18% टैक्स। MRP के बाद भी 18% टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो टैक्स लिया जा रहा है ये किस चीज के लिए? तो एक्चुअली जो इनकम टैक्स है, आदमी शायद वो ना पे कर रहा हो, लेकिन जो दैनिक दूध, छाछ, चाय पत्ती,
चीनी, सब्जी, अंडा, तो ये सारी चीजें तो आदमी खरीद रहा है। क्या इस पे जीएसटी या टैक्स नहीं लग रहा है? कपड़े पे नहीं लग रहा, सारी चीजों पे टैक्स है। तो अब कोर्ट की जो क्वेरीज है इस तरह की कि आप टैक्स नहीं भरते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, इसलिए पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने टैक्स का सिर्फ इनकम से जोड़ा। हमारा तो ये कहना है कि बच्चा पैदा होने से लेके और कफन तक और खाने के दैनिक मॉर्निंग के सामान से लेकर के और शाम के सोने वाले सामान तक पे, खाने पीने पे, सब पे अगर जीएसटी है तो जो बच्चा पेट में है, पैदा नहीं हुआ, अगर वो जीएसटी पेड कर रहा है तो आदमी इनकम टैक्स की बात क्यों कर रहा है? मेरे हिसाब से एवरीवन पेइंग अ टैक्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, इस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इस चीज की फ्लह है। तो प्रॉब्लम वहां से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एक केस में टाइम लिमिट होना चाहिए, जजेस को टाइम डेडलाइन देना चाहिए, रजिस्टर देना चाहिए, उनके पास अंडर ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग वाले होने चाहिए, और एक जज के पास 15-16 स्टाफ होता है। वो देखने में एक दो लगते हैं, स्टोनो जो अंदर होते हैं उनके कोर्ट के खुद रजिस्ट्रार होते हैं, उसमें बहुत वो लगता है करेक्शन और वो करने में टाइम। जजमेंट बहुत छोटे छोटे लिखाना चाहिए, बहुत जिस्ट पे आना चाहिए, उस पर समय बचेगा, करेक्शन में पढ़ने में टाइम बचेगा छोटे जजमेंट लिखने से। पिटीशन हमेशा छोटी लिखनी चाहिए, जिस्ट लिखनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ज्यादा लंबी हो जाने पे प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली स्टेट का काम था ये न्याय देना, अब वो धीरे धीरे स्टेट भी वो काम नहीं कर रही। तो अपॉइंटमेंट जो है वो जजेस के ज्यादा होना चाहिए, और अगर उतने में ही काम लेना है तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो व्हेन अ जज इज जजिंग टू द केस, the other people judging to the judge. वो न्यूज आपने पढ़ी होगी, हमने नहीं पढ़ी है।